ऑलराइट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये अपडेट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो चुके हैं और मैंने इसके सभी इक्वेशंस वगैरह को ऑर्गेनाइज कर दिया है नीटली। तो आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अच्छा, इस पीडीएफ की खास बात और रहती है हमेशा कि जो हमने पढ़ा होता है वही हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बनाए और आपने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और लिखा। तो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वही पढ़ने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही पीडीएफ देखोगे आपको सब याद आने लग जाएगा कि मैंने वीडियोस में क्या बताया। तो आज पढ़ेंगे हम माइक्रो मैनोमीटर के बारे में और कुछ और मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में, और साथ ही अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो जो हमारा फोर्थ डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो है माइक्रो मैनोमीटर। ये भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है हमें बताता है। जैसे आपने सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर को देखा था, तो आप ये समझ लीजिए कि दो सिंगल कॉलम मैनोमीटर कंबाइन हो चुके हैं। तो क्या होता है कि दोनों लिम्स में एक एक रिजर्वायर लगा हुआ है और उस रिजर्वायर का जो एरिया है वो है ए, और जो स्मॉल ट्यूब है इसका एरिया है ए। अब हमने सिंगल कॉलम मैनोमीटर में ये देखा हुआ है कि जैसे ही ज़रा सा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है रिजर्वायर में, तो वो एक काफ़ी अच्छी खासी रीडिंग हमें देखने को मिल जाती है हमारी ट्यूब के अंदर। तो एक एम्पलीफाइड रीडिंग हमें देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई जो माइक्रो मैनोमीटर है ये हमें एक प्रिसाइज रीडिंग देता है प्रेशर के मामले में। अब इसके जो रिजर्वायर का एरिया है ना, वो ट्यूब के एरिया से 100 से लेके 500 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखो वॉल्यूम चेंज, अच्छा हाँ, एक बात और कि मैं ये मान रहा हूँ कि पाइप ए का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है पाइप बी के प्रेशर से। तो पाइप ए का जो प्रेशर है फ्लूइड को ज़्यादा धकेलेगा। माइक्रो मैनोमीटर में क्या होता है, दो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज़ होता है। एक तो फ्लूइड होता है बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी का, दैट इज़ रो 3, और उसके ऊपर होता है एक मीडियम डेंसिटी का फ्लूइड। मतलब जो डेंसिटी का फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा है उससे तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन जो हमारा हैवीएस्ट मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उससे थोड़ा सा कम होगा। तो उसका नाम दे देते हैं हम रो 2, और इसको भी नाम दे दिया रो 2, राइट। और जो हमारे पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस बारी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों पाइप में जो है सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो दोनों की जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी रो 1, और इधर भी आ जाएगी रो 1। अब क्योंकि पाइप ए का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो हमारे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स थे उनका जो इनिशियल लेवल था वो था इस रेफरेंस लाइन पे। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ नीचे जाएगा डेल्टा एच हाइट पे, और यहाँ से नीचे गया तो उसने क्या किया, तो जो हमारा हैवी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो इनिशियली इस पोजीशन पे था। अब अगर वो डेल्टा एच हाइट से नीचे गया तो वो ये भी कुछ हाइट से नीचे गया होगा। अगर ये कुछ हाइट से इधर से नीचे गया है तो वो कुछ हाइट से इधर से ऊपर भी गया होगा। तो सपोज कीजिए इसका जो लोअर लेवल है और हायर लेवल है उसका टोटल डिस्टेंस को मैंने नाम दिया एक्स, और इसके आधे डिस्टेंस को मैं क्या कह सकता हूँ x/2। अगर यहाँ से x/2 डिस्टेंस ऊपर गया तो इस राइट लिम में इसका फिर से हमें देखने को मिलेगा कि डेल्टा एच अमाउंट से ऊपर भी फिर से उठ गया। अब आप इसका वॉल्यूम अगर देखो तो क्या है कि अगर ये डेल्टा एच अमाउंट से मूव किया और इसकी जो एरिया था वो था ए, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम जो रिजर्वायर से निकली है बाहर, इज इक्वल टू जिस वॉल्यूम से हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्ट हुआ है, जो हाइयर डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, दैट इज a इंटू x/2। क्योंकि देखो अगर ये डेल्टा एच अमाउंट से नीचे आया तो ये x/2 अमाउंट से नीचे गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/A इंटू x/2। अब x/2 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन a/A जो है, देखो पहले तो a पहले ही बहुत स्मॉल है, ऊपर से जो कैपिटल A है वो इतना ज़्यादा बड़ा है। अब एक छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो और भी छोटी आएगी। दैट इज़ वाई हम डेल्टा एच की वैल्यू को नियरली नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 ही पुट करते हैं। तो इसलिए मैं जो हाइट की नेमिंग कर रहा हूँ वो उसके इनिशियल लेवल पे ही कर रहा हूँ। जैसे पाइप ए और हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो इनिशियल लेवल था उसको मैंने नाम दिया y1, और उस इनिशियल लेवल से जो हमारा लोअर लेवल है मैनोमेट्रिक फ्लूइड 2 का, उसका नाम दिया मैंने y2। अब क्योंकि डेल्टा एच से हमारी रीडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और क्योंकि इन द एंड हमें उसको डेल्टा एच को 0 ही करना है, तो इसलिए मैं अभी से ही कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन आप कंसीडर कर लो और बाद में 0 कर लो तो भी जो आपकी रीडिंग्स हैं वो सेम ही रहेंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करना। हमें पता है लेफ्ट लिम का जो प्रेशर होता है वो राइट लिम के प्रेशर के इक्वल होता है, और रेफरेंस लाइन मैंने मानी है ये x, मतलब जो कि हमारा सेकंड वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो हैवी वाला है उसका जो लोअर लेवल है उसमें मैंने अपने रेफरेंस लाइन को माना है, जिसमें मैं सारे प्रेशर कैलकुलेट करूँगा। तो लेफ्ट लिम में जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है PA प्लस रो 1G y1 प्लस रो 2G y2। तो ये आ गया टोटल लेफ्ट लिम का प्रेशर। अब राइट लिम के प्रेशर को देखते हैं क्या आता है, PB प्लस
ρ1g y1, क्योंकि मैं उसके इनिशियल लेवल तक ही ले रहा हूँ y1 को, प्लस ρ2g, अगर ये टोटल डिस्टेंस y2 है और इसमें से ये x माइनस कर दूं तो ये बचेगा कितना, y2 माइनस एक्स, तो ρ2g y2 माइनस एक्स, ओके, प्लस ρ3 इंटू जी इंटू एक्स, जो मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट है उस रेफरेंस लाइन से उसका भी प्रेशर मैंने ऐड कर दिया। तो ये आ गया राइट लिम्ब का प्रेशर। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट लिम्ब के प्रेशर को राइट लिम्ब के प्रेशर के इक्वल करना है, तो अगर कोई चीज़ पहले ही कट रही है तो उसको मैं पहले ही काट देता हूँ। जैसे कि ρ1g y1 और ρ1g y1 ये दोनों प्रेशर कट रहे हैं। उसके बाद में आप देखूँ कि ρ2g y2 और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ρ2g y2, ये भी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये भी कट जाएंगी। तो इस ब्रैकेट से सिर्फ हमें मिलेगा नेगेटिव ρ2gx। अब दोनों को इक्वल पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ डायरेक्टली निकल के आती हैं वो हैं PA इज इक्वल टू PB माइनस ρ2gx प्लस ρ3gx। ओके, अब PA माइनस PB निकालना है आपको, तो ρ3gx माइनस ρ2gx और दोनों साइड को आप डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, PA माइनस PB अपॉन ρw, और G को भी इधर ले आओ तो इंटू G इज इक्वल टू हो जाएगा S3x माइनस S2x, और x को आपने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा PA माइनस PB अपॉन ρw इंटू G इज इक्वल टू x को कॉमन ले लिया तो S3 माइनस S2। तो ये एक तरीका है माइक्रो मैनोमीटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको इसको क्रैम नहीं करना, अब आपको बस ये देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हुआ है। डेल्टा एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि एरिया का जो रेशियो है वो बहुत कम आ रहा था। दैट इज़ वाई मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, चाहे कितना भी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो ये था हमारा लास्ट डिफरेंशियल गेज। अब देखते हैं कुछ मैकेनिकल प्रेशर गेजेस को और उनकी वर्किंग को। तो जो हमारा सबसे पहला मैकेनिकल गेज है वो डायाफ्राम प्रेशर गेज। डायाफ्राम प्रेशर गेज में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रेशर मेजर करना है तो आप यहाँ पे उसको अटैच करोगे, तो ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है ये मूव करेगी उस डायरेक्शन में, मतलब कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जैसे ही ये मूव करेगी तो इस मैकेनिकल अरेंजमेंट की वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी और आपको प्रेशर बताएगी। अब क्या होता है कि इस एरिया में कई बारी जो मैन्युफैक्चरर है वो फ्लूइड फिल करके देता है, वो भी प्रेशराइज्ड फ्लूइड। तो जितना ज़्यादा प्रेशराइज्ड फ्लूइड होगा तो इस मेम्ब्रेन को पुश करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो इसका मतलब आप हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। इसमें खाली स्पेस भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकती है, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। ये है हमारा डायाफ्राम प्रेशर का, और इसका कुछ डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपनी PDF में। दूसरा है हमारे पास बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में क्या होता है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। सेम यहाँ पे हमने जिस भी चीज़ का प्रेशर मेजर करना है वो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। अटैच करेंगे तो ये ना एक ट्यूब लगी हुई है, जी आप देख पा रहे होगे कि ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या होता है कि ये ना खोखली ट्यूब है। आपने एक वो चीज़ देखी जो मेले में मिलती है, मेले में क्या होता है कि एक सीटी लगी होती है और उसके बाद ना एक राउंड सी शेप का एक डिवाइस लगा होता है। अब जैसे ही इसमें फूंक मारोगे तो ये सीटी भी बजेगी और ये जो राउंड से शेप की चीज़ है ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल, है ना। आपने देखा होगा फ्लफी सी चीज़ होती है, तो मेरे को अब इसका नाम याद नहीं है। तो सेम उसी मैकेनिज्म पे ही जो बॉर्डन ट्यूब गेज है ये भी प्रेशर मेजर करता है कि जैसे अगर अब इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये इस ट्यूब को है सीधा करने की कोशिश करेगा, मतलब इस सीधा करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी तो जो रीडिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे इस एनिमेशन में ये जो गेज है मूव कर रहा है। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है बेलोस प्रेशर गेज। बेलोस प्रेशर गेज में क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी डिवाइस यहाँ पे अटैच किया तो एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्प्रिंग जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी तो नीडल पे वो असर डालेगी और फिर हमारी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो फिर से आपको जो रीडिंग है वो भी मिल जाएगी। तो ये कैलिब्रेटेड होते हैं डिवाइसेस, जो स्प्रिंग्स वगैरह इनमें जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं ये सब कैलिब्रेटेड होते हैं। उसके बाद हमारा है डेड वेट प्रेशर गेज। देखो डेड वेट प्रेशर गेज एक तरीके से प्रेशर तो मेजर करता ही है, लेकिन ये दूसरे डिवाइसेस को कैलिब्रेट करने के भी काम आता है कि मतलब वो कितना सही प्रेशर मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका जो मैकेनिज्म है क्या है, इसके ऊपर एक मास लगा हुआ है, इसके अंदर एक ये पिस्टन टाइप चीज़ लगी हुई है और इसका एरिया हमें मालूम है। अगर हम इस पर वेट लगाएं कुछ और हमको एरिया मालूम हो तो वेट अपॉन एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। यहाँ से अगर हमें प्रेशर मिल गया तो उस प्रेशर को रेफरेंस प्रेशर मान के हम दूसरे डिवाइसेस पे इसको चेक करते हैं कि क्या उनमें सेम प्रेशर आ रहा है। अगर सेम प्रेशर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, वो सही कैलिब्रेटेड है, हमें सही रीडिंग दे रहे हैं। और अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं।
ये जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी मैकेनिकल डिवाइसेस में मैकेनिकल पार्ट्स होंगे ना, वो उतना ही इम्परफेक्ट होता है। बेसिकली आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वही ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन ये चारों हमने एक बार देखने थे कि किस तरीके के ये डिवाइसेस हैं, तो हमने देख लिए। लास्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। अब देखते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले मेरा मन था कि पहले हम सारी डिवाइसेस पढ़ लें, उसके बाद हम देखें कि कैसे क्लासिफाइड हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ने में तब ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, प्रेशर जो है हम दो तरीके के मेजर करते हैं इस चैप्टर में। पहला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा था गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने एक डिवाइस से मेजर किया था जिसका नाम था बैरोमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैरोमीटर ही है जो प्रेशर मेजर कर सकता है एटमॉस्फेयर का, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन वो हमने पढ़े नहीं है इस चैप्टर में, दैट इज़ वाई वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। दूसरा था गेज प्रेशर। गेज प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के उससे ऊपर कितना है या उससे नीचे कितना है वो हमें रीडिंग देता है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके के डिवाइसेस आए। पहले थे मैनोमीटर्स, दूसरा था मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस हमने चारों अभी देखे, वो सबके चारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। उससे पहले हमने पढ़े थे मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स थे वो दो तरीके के थे, एक थे सिंपल मैनोमीटर्स, दूसरे थे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो सिंपल मैनोमीटर्स वो थे जो उसी पॉइंट का प्रेशर हमें बता देते थे जहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल किया। तो सबसे पहला जो था वो था पीजोमीटर। पीजोमीटर एक ट्यूब था जो हमें प्रेशर बता देता था हाइट की फॉर्म में। जिस भी पॉइंट पे हमने इसको इंस्टॉल किया तो एक हाइट तक जो फ्लूइड है वो रीच करता था और उसकी वजह से हम उसका प्रेशर बता पाते थे, दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच। उसके बाद आया यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में फिर हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ को फॉलो किया। उसके बाद आया था सिंगल कॉलम मैनोमीटर जिसमें हमने रिजर्वॉयर को अटैच किया और हमने ये देखा कि लेफ्ट साइड की रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ राइट साइड की रीडिंग से ही हमारा काम चल गया। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर आए हैं, तो वो चार तरीके के थे। पहला जो था वो था 2 पीजोमीटर मैनोमीटर। इसमें भी यही था कि हमने 2 पीजोमीटर को अलग अलग जगह पे लगाया, जो उनकी हाइट्स का डिफरेंस आया तो वहाँ से हमने प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसमें फिर वही बात आ गई थी कि जो पीजोमीटर की ड्रॉबैक्स हैं वही 2 पीजोमीटर मैनोमीटर में भी रिफ्लेक्ट हुई, दैट इज़ वाई हमने इसको इतना काम में नहीं लिया। उसके बाद आया था इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ये वहाँ ज़्यादा यूज़ हुआ जहाँ पे अंडरग्राउंड वर्क्स ज़्यादा थे, जहाँ पे सिंपल मैनोमीटर से काम नहीं चल रहा था और इन्वर्टेड का यूज़ करना पड़ा। तो बेसिकली ये लो प्रेशर के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा था, हाई प्रेशर के लिए नहीं, क्योंकि जो इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था वो बहुत ही लाइटर डेंसिटी का था। उसके बाद आया यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसमें एक हैवी फ्लूइड का यूज़ हुआ, दैट इज़ वाई इसको हम थोड़े से हाई प्रेशर के लिए भी यूज़ कर पा रहे थे। अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन देखा हो इन्वर्टेड यूट्यूब और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का, तो उसको कहते हैं हम मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। और ये मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर ना हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया है, वो आप पिछली वीडियोज़ में देख लीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो मैनोमीटर। तो ये उसके लिए यूज़ होता है अगर आपको प्रिसाइज रीडिंग को नोट करना हो तो ये था ओवरऑल मैनोमीटर्स के बारे में, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है। टोटल सभी हमने पढ़ लिए हैं इस मॉड्यूल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज एंड सरफेसेस के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।